हेलो बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में सेट नंबर 3 क्लास 10 मैथ अनसॉल्व्ड अग्रवाल और अरियंत दोनों में दिए होते हैं। ये अनसॉल्व्ड ये वर्ष 2024 में आए हुए प्रश्न पत्र हैं। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, लगाते हैं सेट नंबर 3 में कौन कौन से प्रश्न हैं। चलिए, खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न। इस खंड आ में 20 प्रश्न होते हैं, सारे के सारे बहुविकल्पीय होते हैं, आपको उनमें टिक लगाना होता है। तो सबसे पहला प्रश्न देखिए क्या है। एक त्रिघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या क्या होगी? त्रिघात बहुपद त्रिघात बहुपद के बहुपदों की संख्या 3 होती है, और जैसे द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या पूछी जाए तो 2 होगी, चतुर्थ घात होगा तो 4 होगी। तो इस प्रकार हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी। आप गोला नंबर 2, गोला नंबर बी भर देंगे। संख्या 140 का अभाज्य गुणनखंड होगा, तो इसके हमें गुणनखंड निकालने हैं। 140 के गुणनखंड निकालेंगे। दूसरा 14, बचेगा 0, 2 यहाँ पे बचेगा 35, 2 3 6, 2 5 10, फिर जाएगा 5 से, 5 7 35, फिर जाएगा 7 से, बचेगा 1। तो हमारे गुणनखंड निकल के आए हैं 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। 2 2 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। तो हमारा आंसर हो जाएगा 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7। 2 स्क्वायर गुणा 5 गुणा 7, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। चलिए आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भाज्य भाजक भागफल एवं शेषफल में संबंध होगा। जैसे हम कभी भाग देते हैं तो संबंध पूछा गया। जैसे मान लो यहाँ कोई संख्या 5 है, यहाँ 57 दिया गया है, और जब इसमें भाग देंगे तो ये वाला जो हमारा भाज्य होता है, ये क्या होता है? भाज्य। और ये यहाँ पे जो आएगा वो होता है भागफल, और जो नीचे बचता है शेष बचता है, ये तो जानते ही हैं शेष होता है, ये होता है हमारा भाजक। भाजक का मतलब जिससे भाग दिया जाता है। तो इसमें क्या होगा, जब हम इसके भाग की सत्यता की जांच करते हैं तो क्या लिखते हैं? भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल लिखते हैं। तो वही ये हमारा आंसर हो जाए भाज्य गुणा भाज्य बराबर भाजक। भाजक मतलब इससे जिससे भाग दिया जाता है, भागफल आता है उससे गुणा किया जाता है, तो गुणा प्लस शेषफल। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। 7वीं का क्वेश्चन था ये। रैखिक समीकरण x प्लस 2y प्लस 3 बराबर 0 तथा -3x माइनस 6y प्लस 1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा। अद्वितीय अपरिमित रूप से अनेक हल, दो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें हम ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, और ए अपॉन A1 बराबर बी अपॉन B2 बराबर सी अपॉन C2। समीकरण 1 में A1 की वैल्यू है 1, और समीकरण 2 में A2 की वैल्यू है -3 बराबर A1। समीकरण 1 में A1 की वैल्यू है 2, और समीकरण 2 में है -6, और C की वैल्यू है 3, और इस वाले समीकरण में है 1। अब इनको हल करेंगे। 2 एकम 2 और 2 तिया 6, यहाँ पे आया -1/3, यहाँ पे आया -1/3 बराबर 3/1। अब यहाँ पे देखिए ये वाला समीकरण इसके बराबर है, लेकिन ये वाले इसके बराबर नहीं हैं। तो ये कंडीशन कब लागू होती है? जब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं? समांतर। समांतर। जब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं? और समांतर। समांतर और समांतर रेखाओं का
कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, जैसे ये मान लो हमारी समांतर रेखाएं हैं, ये कहीं पे काटेंगी नहीं काटेंगी, तो इनका कोई हल नहीं होता है। तो ऑप्शन इनमें से अद्वितीय, अपरिमेय रूप से अनेक हल, दो इनमें से कोई नहीं। तो ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। और जैसे मान लो यहाँ पर भी बराबर नहीं होता, तो जब A/B, A/A1 A2 और बराबर B/B2 ये भी बराबर नहीं होता है। जब कंडीशन A1/A2 बराबर B1/B2, जब ये भी बराबर नहीं होता है, तो हमारी रेखाएं होती हैं कैसी, प्रतिच्छेदी रेखाएं। इनका एक हल होता है, अद्वितीय हल होता है। और जब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, जब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं मतलब एक दूसरे के ऊपर, तो बहुत सी जगहों पे मिलती हैं, तो इसका हल होता है अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। जब हमारी रेखाएं संपाती होती हैं, संपाती होने के लिए तीनों बराबर होने चाहिए, A1 B1 और C1, A1/A2 और B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर, ये तीनों बराबर होने चाहिए, तब हमारी रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, A1/A2 बराबर माइनस B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2, ये वाली कंडीशन लागू होती है। तो जब ये ऐसा कंडीशन, जब C1/C2 बराबर नहीं होता है A1/A2 और B1/B2 के, तो ये हमारी रेखाएं समांतर होती हैं। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। समांतर श्रेणी -1 -1 -5 -1 3 का सार्वंतर होगा। मतलब डिफरेंस पूछा गया, समांतर श्रेणी का डिफरेंस किन्हीं भी दो पदों का अंतर होता है, तो मतलब डिफरेंस निकाल देंगे कोई भी दो पद लेके। मान लो इसमें से इसको घटा देंगे, 7 में से 3 तो बचेगा 4, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। किन्हीं भी दो पदों को घटा दीजिए -1 में से, जैसे मान लो -1 में से मान लो हम इन पदों में से इनमें से नहीं घटा रहे, तो इनमें से घटा दे रहे हैं। -1 में से -5 घटाएंगे, तब भी हमारा बचेगा -1 प्लस हो जाएगा, तो बचेगा 4 प्लस का। कहीं से भी घटा लीजिए, सार्वंतर जो समांतर श्रेणी होता है, किन्हीं भी दो क्रमागत पदों का अंतर समान होता है। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 का विविक्त कर होगा। तो विविक्त कर का फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। अब देखो b की जगह पे क्या लिखा है, b, तो b ही रहेगा, 4 तो 4 ही रहेगा। a की जगह पे a लिखा है, समीकरण में a की जगह पे क्या लिखा है, a, और c की जगह पे c लिखा है, तो बस यही हमारा आंसर हो जाएगा, b² माइनस 4ac। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी क्या होगी। 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र होता है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। अब इनको हल करेंगे, वैल्यू रखेंगे। सबसे पहले x1 की वैल्यू है 2 और x2 की वैल्यू है 4 प्लस y1 की वैल्यू है 3 और y2 की वैल्यू है 1। 2 में से 4 घटाएंगे तो यहाँ पे माइनस के 2 बचेंगे वर्ग, प्लस यहाँ घटाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 का वर्ग, 2 का वर्ग हो जाएगा यहाँ पे 4 और यहाँ पे हो जाएगा 4, बचेगा 8 प्लस 4 प्लस 4 8 होते हैं, तो 8। और इनके जब हम गुणनखंड करेंगे, 2 गुणा 2 8 को लिख सकते हैं ना। अब जैसे वर्गमूल है, तो वर्गमूल में 2 के जोड़े बाहर आ जाते हैं,
तो 2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा केवल ये 2, तो 2/√2 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। इसको नोट कर लीजिए जिसने नोट नहीं किया। यदि द्विघात समीकरण 3x² - 12x + m = 0 के मूल बराबर हैं तो m का मान क्या होगा। जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा विविक्त कर कितना होता है, 0। जब मूल बराबर होते हैं तो हमारा विविक्त कर कितना होता है, d = 0। विविक्त कर का सूत्र क्या होता है, b² - 4ac = 0। अब यहाँ पे सभी की वैल्यू रख देंगे। b की वैल्यू है -12, -12 का वर्ग -4, a की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू है m। अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करेंगे तो m की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। 12 का वर्ग होता है 144, इसका मल्टीप्लाई गुणा करेंगे, 4 और 3 का 12m = 0। 12 एक दूसरे को इस तरफ, 12m को उस तरफ ले जाएंगे 144, तो दूसरी तरफ ले जाएंगे, ये 12m को दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस का दूसरी तरफ किसका हो जाएगा, प्लस का। 12 और इससे काट देंगे तो यहाँ पे 12 में 12 144 और m बराबर आ जाएगा हमारा इस प्रकार से। यहाँ क्या बचा, 12, तो m की वैल्यू निकल के आ जाएगी 12। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजाएं 2a हैं, उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी। मतलब कोई त्रिभुज है ABC, तो उनकी भुजाएं क्या हैं, 2a। सभी की लंबाई कितनी है, 2a। उसके प्रत्येक शीर्ष लंब की लंबाई होगी, तो मतलब एक शीर्ष लंब की लंबाई हम ज्ञात कर लेंगे तो वही सबकी होगी, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के सभी भुजाएं बराबर होती हैं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो सभी कोण बराबर होंगे तो 60 डिग्री ये भी होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60 होगा। और जब ये 60 होगा तो ये जब लंब डालेंगे तो ये वाले भी कोण कितने होंगे, 30 और 30, तभी तो ये पूरा 60 होगा। सभी कोण बराबर होते हैं, सभी भुजाएं बराबर होती हैं समबाहु त्रिभुज की। तो अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू मान लेंगे h, लंब की प्रत्येक शीर्ष लंब की, तो एक हमने लिया है तो इसकी हम वैल्यू मान लेंगे h, माना कि इसकी लंबाई h है। अब यहाँ पे जब ये लंब डालेंगे तो इस वाली भुजा को आधा आधा डिवाइड करेगा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी a और इसकी भी वैल्यू यहाँ से यहाँ तक आधी आधी भुजा की वैल्यू, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक की बची। जब पूरी 2a है तो a और a 2a होता है, तो आधी a और इधर वाली भी आधी a। अब यहाँ पे हम जब यहाँ पे और लंब जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल बनाता है। जब समकोण बन गया है तो हम रेशियो लगा देंगे, tan 60 बराबर tan 60 लगा देंगे। ये हमारा आधार है और ये लंब है, तो tan 60 होता है लंब बटे आधार, और लंब की वैल्यू हमें दी गई है h मान ली थी हमने, और आधार की वैल्यू है a। तो tan 60 का मान होता है √3 और h/a, तो
क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो h बराबर निकल के आए, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो h के बराबर a√3 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। तो सबसे पहले हमें सारणी बनानी होगी। सारणी जैसे माध्य निकालने का फार्मूला क्या होता है, माध्य 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 का प्रतीक ये होता है, तो माध्य निकालने का फार्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। हाँ, तो सारणी मैंने बना ली है। अब देखिए इधर मध्यमान मैंने बताया था, जो वर्ग अंतराल होता है उसके मध्य की वैल्यू होती है, मध्यमान होता है। जैसे 1 और 3 के बीच की वैल्यू क्या होगी, 2। 1 और 3 के बीच बीचा बीच में क्या आएगा, 2। 3 और 5 के बीचा बीच में क्या आएगा, 4। इसी प्रकार से 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौको 8, 2 5 10। एफ एक्स क्या होता है, एफ और एक्स का गुणनफल, एक्स मतलब बारंबारता और मध्यमान का गुणनफल। तो 3 दूनी 6 और 2 चौको 8 और 2 छिंग 6 चौको 24 और 8 दूनी 16 और 3 दाएं 30। अब सिग्मा एफ एक्स निकालना है। सिग्मा का मतलब होता है योग, तो एफ एक्स का योग निकालेंगे कितना आएगा, वही हमारी सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी। तो इनको जोड़ेंगे, 8 6 14, 14 4 18, 18 और 6 24, 2 हासिल 2 बचेगी तो 2 2 4 5 5 और 3 8। और सिग्मा एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी का योग, तो सिग्मा एफ 3 2 5 4 9 2 11 11 और 3 14। तो हमारा माध्य x हो जाएगा, सिग्मा एफ एक्स की वैल्यू निकल के आई है 84 और सिग्मा एफ की निकल के आई है 14। तो 84 बटे 14, 4 छिंग 84, तो हमारी वैल्यू निकल के आएगी 6। तो हमारा आंसर हो जाएगा 6। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, साइन 27 डिग्री बटे कॉस 63 डिग्री का मान होगा। तो इसको करने के लिए साइन 27 डिग्री, 27 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 63। क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 63। साइन 27 लिख सकते हैं 90 माइनस 63। अब एक सूत्र होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा, यानी कि जो ये वैल्यू होगी वही कॉस थीटा के बराबर होगी। तो यहाँ पर जब साइन 90 माइनस 63 है तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कॉस 63 डिग्री, नीचे कॉस 63 है ही तो हम इसको काट देंगे, हमारा मान आएगा 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि cos a बराबर √3 बटे 2 हो तो sin 2a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए cos a बराबर √3 बटे 2, तो ये cos a √3 बटे 2, तो cos ये किसका मान है, √3 बटे 2 किसका मान होता है cos में, sin वो cos 30, cos 30 बराबर √3 बटे 2 होता है कि नहीं होता है। तो हमारी a की वैल्यू क्या हो जाएगी 30। तो अब हम sin 2a का मान निकाल लेंगे। तो sin 60 का मान क्या होता है, वही जो sin 30 का मान होता है वही sin 60 का मान होता है। तो √3 बटे 2, ऑप्शन नंबर डी
विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, √3/2। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 1 + tan² a अपॉन 1 + cot² a का मान होगा। तो इसमें या तो इसको कॉट कर लीजिए या कॉट को tan में बदल लीजिए। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। 1 + tan² 1 + cot² a। अब इसको हम 1 + tan² cot² को बदलेंगे तो 1 + cot² को हम लिख सकते हैं 1/tan² a। tan थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cot थीटा। इसी प्रकार cot थीटा को लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो वही हमने यहाँ पे किया है। तो अब इसको हल कर दीजिए। इसका एलसीएम लेके जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 1 + tan², ऊपर वाला वैसा ही रहने देंगे। इसको जब हल करेंगे तो इस तरफ आ जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा tan² + 1 अपॉन नीचे में पूरे में आ जाएगा tan² a। अब ये वाला इसके नीचे भी एक होगा तो इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, उसका उसमें, और ये वाला इससे ये कट जाएगा। कैसे, पहले 1 मिनट देख लो। tan² a ये नीचे 1 होगा इसके, और उसके नीचे ये है, तो ये संख्याएं हमारी पलट जाएंगी। ये पद जो है हमारा पलट जाएगा, tan² और नीचे हो जाएगा tan² a + 1। इससे ये कट जाएगा तो बचेगा हमारा tan² a। ऑप्शन नंबर tan² a डी, विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, sin 2a = 2 sin a सत्य होगा जब a बराबर है। तो इसमें सीधा सीधा जब हम a की वैल्यू 0 रखेंगे, तो क्योंकि sin 0 का मान क्या होता है 0, तब 0 तभी तो बराबर होगा, और कोई वैल्यू रखेंगे तो हमें 0 सत्य, ये समीकरण सत्य नहीं हो सकता है, इसलिए a की वैल्यू 0 डिग्री होगी। चेक कर लीजिए। और कोई वैल्यू जैसे मान लो 1 की वैल्यू हम 30 लेंगे, जब भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि इसका इसमें गुणनफल करेंगे तो अंतर आएगा। तो बराबर जब ही होगा जब हम a की मतलब कोण का मान 0 डिग्री लेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। मतलब कोई ये वृत्त है, तो इसके 22, इसकी परिधि कितनी दी गई है 22 सेंटीमीटर, इसके चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा गया है, यानी कि 4 भाग होते, 4 भाग कर लो, इसके 1 भाग का पूछा गया है। मतलब जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें 4 से भाग लगा देंगे। तो 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। तो परिधि क्या होती है वृत्त की 2πr = 22। पाई का मान रखेंगे नहीं, तो इससे इसको काटेंगे तो बचेगा 11। तो r का मान निकल के आ जाएगा 11/पाई। भाई यहाँ पे गुणा में है तो इधर जाएगा किस में हो जाएगा भाग में। r का मान निकल के आया 11/पाई, और क्षेत्रफल पूछा गया है। तो r का मान जब निकल आया है तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल मैंने बताया था 4 का भाग दे देंगे। चतुर्थांश का क्षेत्रफल वृत्त के चतुर्थांश का, तो πr²/4। अब हम इसमें मान रखेंगे तो पाई r², तो r का मान निकाला था 11/पाई, तो 11/पाई और नीचे बटे हम 4 पहले से है, तो r का मान लगाएंगे 11 × 11, और नीचे पाई आएगा तो पाई × पाई। एक पाई से हमारी एक ये वाली पाई कट जाएगी, तो ऊपर बचेगा केवल 11 ×
11 और नीचे बचेगा 1 पाई और 4। तो पाई का मान लगा देंगे 22/7, तो 7 ऊपर पहुंच जाएगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, ऊपर बचेगा 77 और नीचे बचेगा 4 दूनी 8। यही हमारा आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो जाएगा 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। कैप्सूल संयोजन है। जो हमारा कैप्सूल होता है दो शंकुओं का, एक बेलन एवं एक अर्धगोले का, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का, एक बेलन एवं दो गोलों का, किसका संयोजन होता है? तो जो हमारा कैप्सूल होता है, जो आपने दवाई खाई होगी तो उसमें देखा होगा कैप्सूल कुछ इस प्रकार से होता है। बिल्कुल ऐसा तो होता नहीं है, थोड़ा ऐसा होता है कि नहीं होता है कैप्सूल? बीच में कट लगा हुआ होता है, दूसरा कैप लगे हुए होते हैं। तो कैप्सूल इस प्रकार से होता है। तो मतलब एक बेलन होता है, ये बेलन हो जाएगा इतना, और ये इधर गोला होता है, तो मतलब दो अर्ध गोले हो जाएंगे, एक इधर एक इधर। तो इसमें देखिए कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही बैठेगा, एक बेलन एवं दो अर्धगोलों का। तो मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। यदि कुछ आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक क्रमशः 32 तथा 35 हैं तो उनका माध्यक क्या होगा? तो हमारा सूत्र होता है बहुलक बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 2 गुणा माध्य। तीन में से, अब इस सूत्र को याद रखने का सबसे बढ़िया तरीका है, बहुलक को याद रखिए और बाद बाकी जैसे यहाँ पे देखिए माध्यक 3 अक्षर हैं तो 3 का गुणा, 2 अक्षर हैं तो 2 का गुणा, और 3 में से 2 ही घटाया जा सकता है। ये सूत्र रखने का सबसे आसान तरीका है माध्य। तो 3 में से 2 घटाए जा सकते हैं और 3 ही अक्षर इसमें है, 2 उसमें है, तो 2 अक्षर जिसमें उसमें 2 का गुणा, और जिसमें 3 अक्षर हैं उसमें 3 का गुणा। अब इसमें मान रखेंगे बहुलक, बहुलक दिया गया है माध्य तथा बहुलक, तो बहुलक दिया गया है 35 बराबर 3 गुणा माध्यक पूछा गया है माइनस 2 गुणा माध्य। माध्य तथा, तो माध्य पहला वाला है तो 32, तो 35 बराबर 3 गुणा माध्यक माइनस 32 दूनी 64, इधर लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 35 प्लस 64 और ये गुणा में है तो अभी इधर ही रहने देते हैं। दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा किस में हो जाता है? भाग में। ये हो जाएगा 35 64 और ये 99 बराबर 3 गुणा माध्यक, 3 से 99 काटेंगे तो आएगा 33 माध्यक। ये हमारा 33 क्या हो जाएगा? माध्यक। विकल्प नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो इसमें सबसे पहले बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है। तो हमारा ऑप्शन नंबर, ये देखो सबसे अधिक बारंबारता है 19, तो 19 का बहुलक वर्ग क्या है? 15 20, तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता होगी। दो पासों को एक साथ उछालने पर दोनों पासों पर प्राप्त संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रायिकता क्या होगी? तो ये जैसे 10 होने की प्रायिकता, तो ये 10 होने की प्रायिकता अनुकूल परिणाम, प्रायिकता होने की प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणाम, जितने अनुकूल परिणाम होते हैं अनुकूल परिणाम, प्रायिकता का सूत्र यही तो होता है, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
अब इधर देखिए, कुल परिणाम हमारे कितने हो जाएंगे, जैसे दो पासे हैं, पहला पासा और दूसरा पासा। तो पहले पासे को जब हम फेंकेंगे तो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है और छः भी। इसी प्रकार दूसरे पासे के लिए एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकता है, चार भी आ सकता है, पाँच भी आ सकता है, छः भी आ सकता है। अब जैसे मान लो हमने एक बार पासा फेंका तो मान लो या तो पहले पासे में एक आएगा और दूसरे पासे में या तो एक आएगा या फिर दो आएगा या फिर तीन आएगा, तीन आएगा, तो मतलब जब पहले पासे में एक आएगा तो छह युग्म बनेंगे। अब पहले पासे में दो आया तो इसमें भी एक से लेकर छह तक दूसरे पासे में कुछ भी आ सकता है। तो इस प्रकार कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, 36। कुल परिणाम कितने बन सकते हैं, 36। छः का गुणा छः में करेंगे तो भाई हमारे कुल परिणाम होते हैं, मतलब एक पासे में कितने परिणाम बन सकते हैं, छः, तो दो पासों में कितने बन जाएंगे, 36। 36 परिणाम बन सकते हैं। अब पूछा गया है 10 होने की, तो 10 कब कब हो सकता है, इसमें देखो कौन कौन सी संख्याओं को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। एक तो 6 और 4 जोड़ेंगे और 5 और 5 और 5 को जोड़ेंगे तो 10 हो सकता है, और 6 और 4 को जोड़ेंगे तो 10 हो सकता है। तो जब हम पहले पासे में मान लो 5 आया और दूसरे पासे में कितनी संख्या आए जो 5 हो जाएगी, 5 आए, तो ये तो एक ही बनेगा, 55। तो मतलब 55, दोनों में 5 और 5 आए तभी तो मतलब 10 बनेगा। अब जैसे मान लो किसी पासे में पहले पासे में 4 आ गया तो दूसरे पासे में 6 आ गया तब भी बन सकता है, यानी कि 4, 6 तब भी 10 बन सकता है। तो ये हमारे अनुकूल परिणाम दो हो गए। अभी एक अनुकूल परिणाम और बन सकता है, कौन सा, जैसे मान लो पहले पासे में 6 आ गए और दूसरे पासे में कितने आ गए, 4, तो तीसरा परिणाम हमारा ये बन जाएगा 6, 4। और कोई हो तो बताइए। तो हमारे अनुकूल परिणाम कितने बन जाएंगे, 1, 2 और 3। तो हमारी प्रायिकता हो जाएगी 3/36। 3 से इसको काटेंगे नीचे, 12 एक 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, तो 12×3=36 होता है, तो 1/12। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी। तो सम होने की प्रायिकता क्या होगी, अनुकूल परिणाम मतलब सम संख्याएं कितनी होती हैं पासे पर, देखो पासे पर कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, टोटल कितनी होती हैं, 6, तो टोटल नीचे लिख लेंगे कुल परिणाम। और सम होंगे हमारे 2, 4 और 6, यानी कि 3, 3। तो 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, 1/2। तो सम आने का परिणाम, सम आने की प्रायिकता होगी 1/2। ऑप्शन नंबर सी, विकल्प नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, खंड वा, खंड सभी भाग हल कीजिए। इस भाग में 21वें प्रश्न में 6 प्रश्न होंगे, सभी प्रश्न आपको हल करने होंगे। एक घन का आयतन 1331 सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसकी प्रत्येक भुजा ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन बराबर भुजा का घन, भुजा का क्यूब। तो घन का आयतन दिया है 1331, भुजा को लिख सकते हैं ए क्यू। अब 1331 किस, इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएंगे 11 × 11 × 11, मतलब 11 का ये घन है ए क्यू। तो इसको लिख सकते हैं 11 का क्यू ए क्यू। घन से घन कट जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो एक ही वैल्यू निकल के आ जाएगी 11। तो हमारी भुजा हो जाएगी, भुजा बराबर 11 सेंटीमीटर। यही हमारा आंसर हो जाएगा 2 नंबर का
सवाल आपने बिल्कुल सही कर दिया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल 2 हो तो p का मान ज्ञात कीजिए। तो मूल ए तो x बराबर कितना दिया गया है 2, एक मूल, तो इस x का मान हम इसमें लगा देंगे। तो इस समीकरण में तो लगाएंगे तो लिख लेंगे इस कायदे से एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस पी बराबर 0, एक्स स्क्वायर 2 का वर्ग प्लस 3 गुणा 2 माइनस पी बराबर 0, 4 हो जाएगा यहाँ पर और 3 दूनी 6 हो जाएगा, माइनस पी बराबर 0, 4 6 होते हैं 10, माइनस पी 0, पी को उस तरफ ले जाएंगे तो पी भी प्लस में हो जाएगा, इधर 10 बचेगा तो पी का मान आ जाएगा 10। आंसर नोट कर लें इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यदि cos थीटा बराबर 15/17 हो तो sin थीटा का मान ज्ञात कीजिए। cos थीटा बराबर 15/17, तो cos थीटा क्या होता है भाई, लाल बटे कक्का। कितना सिंपल, इसको मतलब ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है एल से लंब, के से कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, एल से लंब। ये होता है साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो यहाँ पे वैल्यू दी गई है कॉस थीटा की, तो कॉस थीटा हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला हो जाएगा आधार और नीचे वाला हो जाएगा कर्ण, और साइन थीटा का मान पूछा गया है तो साइन होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, कर्ण हमें दिया गया है और लंब हमें पता नहीं है, तो लंब हम निकाल लेंगे। तो समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। अब यहाँ पर हम वैल्यू लगा देंगे कर्ण का मान कितना दिया गया है 17, तो कर्ण का मान लगा देंगे 17 प्लस लंब का मान तो हमें निकालना ही है, जब भी तो हम साइन की वैल्यू निकाल पाएंगे, तो लंब ऐसा ही लिखा रहने देंगे, प्लस ए आधार दिया गया है 15, तो 15 का वर्ग। अब इसको हल कर देंगे, इधर देखिए 17 का वर्ग होता है 289 बराबर लंब स्क्वायर प्लस 15 का 225। अब 225 को इधर लाएंगे, 289 माइनस 225 बराबर लंब स्क्वायर, तो लंब स्क्वायर बराबर इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा यहाँ पे 4 और 2 में 8 में से 2 जाएंगे तो 6। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे अंडर रूट करेंगे तो एल 64 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट, या फिर ऐसे ही कर लो, तो इसको होता है 8 का वर्ग, तो लंब निकल के आ जाएगा 8। तो इस प्रकार हमारा साइन थीटा का मान होता है, साइन थीटा का मान हो जाएगा लंब 8 निकल के आया है, तो लंब बटे कर्ण, लंब हमारा निकल के आया है 8 और कर्ण हमें दिया गया था 17, तो 8/17 हमारा मान हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। अभी देखो बहुविकल्पीय प्रश्नों में 10वें प्रश्न में भी माध्य ज्ञात करना था, तो ये वाला प्रश्न आप स्वयं हल करेंगे, स्वयं करेंगे और कमेंट में हमें इसका आंसर बताएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न में बिल्कुल यही प्रश्न था 1 नंबर में, अब वही प्रश्न 2 नंबर में दे दिया है। ठीक है, स्वयं हल करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिंदुओं -3, 10 और 5, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है
x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटे 2। अब यहाँ पर मान लगा देंगे। x1 की वैल्यू है -3, x2 की वैल्यू है 5 बटे 2, y1 की वैल्यू है 10 प्लस और y2 की वैल्यू है y1 की वैल्यू 10, y2 की वैल्यू है 4 बटे 2। इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2 बटे 2 और इसको जोड़ेंगे तो बचेगा 14 आएगा। 1404 को जोड़ेंगे 14 आएगा। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे बचेगा 1 कॉमा दूसरा 14 1 कॉमा 7। तुम्हारे मध्य में तुमके निर्देशांक हो जाएंगे 1 कॉमा 7। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। यदि दो बिंदुओं -1 -3 तथा x 9 के बीच की दूरी 13 मात्रक है तो x के मान ज्ञात कीजिए। तो बीच की दूरी जो होती है उसका सूत्र क्या होता है, वही लगा देंगे और तो हमें x का मान प्राप्त हो जाएगा। बीच की दूरी बराबर अंडर रूट x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस y2 का वर्ग। बीच की दूरी हमें दी गई है 13 और x1 का मान दिया गया है -1 और x2 का मान दिया गया है x स्क्वायर और y1 की वैल्यू दी गई है -3 माइनस y2 की वैल्यू है 9 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे 13 बराबर, इसको ऐसा ही लिखा रहने देंगे -1 माइनस x स्क्वायर प्लस इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 9 और 3 12 और 12 का वर्ग करेंगे तो निकल के आएगा 144। अब दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो ये यहाँ से अंडर रूट हट जाएगा और 13 का वर्ग होता है 169 169 और इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो हमारा यहाँ पे बचेगा -x प्लस 144। 144 को जब इधर लाएंगे तो 159 माइनस 144 बराबर 1 माइनस, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 25 बराबर 1 माइनस 1 माइनस x का वर्ग। अब इधर देखिए, यहाँ से इधर अंडर रूट चढ़ाएंगे तो हमारा वन माइनस एक्स स्क्वायर, जब दूसरी तरफ अंडर रूट ले जाएंगे तो हमारा प्लस माइनस अंडर रूट 25 क्या हो जाएगा, प्लस माइनस। जब अंडर रूट दूसरी तरफ ले जाते हैं और जब हमारा समीकरण होता है तो उसमें जो वैल्यू होती है, जैसे x का मान निकालना होता है तब हम अंडर रूट दूसरी तरफ ले जाते हैं तो प्लस माइनस लग जाता है। जैसे अंडर रूट का प्लस माइनस, या तो वैल्यू प्लस होगी या माइनस होगी। क्यों, जैसे हम -2 का वर्ग करते हैं तब भी 4 आता है और 2 का वर्ग करते हैं तब भी 4 आता है। और जब 4 को हम वर्गमूल में बदलेंगे, जैसे मान लो ये दिया गया है, जब इसको मतलब स्क्वायर में करेंगे तो या तो ये यहाँ पे प्लस होगा या माइनस होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ पर जब स्क्वायर में हमें कोई चीज़ दी गई है तो वो हमें या तो प्लस में निकलेगी या माइनस में निकलेगी। तो यहाँ पे प्लस माइनस 5 हो जाएंगे और 1 माइनस x, एक बार प्लस का चिन्ह लेंगे प्लस चिन्ह, एक बार माइनस चिन्ह।
तो जब प्लस चिन्ह लेंगे तो होगा 1 माइनस एक्स बराबर प्लस का 5। एक बार माइनस चिन्ह लेंगे तो 1 माइनस 1 माइनस एक्स बराबर -5। एक्स को उधर ले जाएंगे, 5 को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, इधर माइनस में 5 हो जाएगा और इधर बचेगा प्लस में, इधर माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो 1x की वैल्यू आ जाएगी -6। अब इस वाले माइनस एक्स को उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, ये वाला माइनस का है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और ये -1। तो -1 और +1, तो +1 प्लस के कितने बचेंगे, 4, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेंगे 4। तो हमारा x का मान हो जाएगा तुम्हारा आंसर हो जाएगा एक तो -6, और दूसरा हो जाएगा 4। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, किन्हीं 5 भागों को हल कीजिए। इसमें 6 प्रश्न होंगे, आपको केवल 5 प्रश्न हल करने हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पर सारे प्रश्न हल करके दिखाऊंगा। तो देखिए, ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 290 हो। तो दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक, तो मान लो पहला विषम धनात्मक पूर्णांक बराबर x। तो दूसरा क्या हो जाएगा, मान लो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा विषम धन पूर्णांक, तो मतलब विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा। मतलब विषम है तो एक संख्या छोड़ के आती है, तो केवल एक तो जोड़ नहीं सकते हैं, दो जोड़ेंगे तो x+2 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, x+2। अब कह रहा है जिनके वर्गों का योगफल 290 है, यानी कि दोनों का वर्ग करेंगे तो और जोड़ देंगे तो उनका योगफल कितना आएगा, 290। तो इनको दोनों को जोड़कर वर्ग कर देंगे, वर्ग करके जोड़ देंगे, 290 x² प्लस, अब इसका स्क्वायर करेंगे तो x² प्लस 4 प्लस 2ab, यानी कि 4x हो जाएगा बराबर 290। x² हो जाएगा 2x² प्लस 4x इस तरफ लिख लेंगे और 4 इस तरफ लिख लेंगे। जो ये -290 इस तरफ लाएंगे, वो 290 इस तरफ लाएंगे तो कैसे माइनस में हो जाएगा, इधर बचेगा 0। अब ये 290 में से 4 घटाएंगे तो माइनस का बचेगा, माइनस का बचेगा, यहाँ से घटाएंगे तो 286 बराबर 0। अब इसमें 2 का भाग लगा देंगे, जब 2 का इसमें भाग लगाएंगे तो यहाँ पे बचेगा x² प्लस यहाँ पे बचेगा 2x माइनस, अब इसमें भाग लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 चौकू 8, 2 तीन 6 बराबर 0। अब ऐसी संख्या ढूंढिए जिनका अंतर, इसके गुणनखंड, ऐसे गुणनखंड कीजिए जिनका अंतर 2 हो। तो इसके जब गुणनखंड निकालेंगे तो 13 गुणा 143 के जब हम गुणनखंड निकालेंगे तो 11 गुणा 13 आएंगे, और 11 13 का अंतर कितना होता है, 2। अंतर तो यहाँ पे लिखेंगे x² प्लस 13 गुणा 13 माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। अब इधर देखिए, अब
यहाँ से हम x कॉमन लेंगे और यहाँ से 11 कॉमन लेंगे। देखिए अब आगे यहाँ से जब इस वाले टर्म में से यहाँ पे x लिखना भूल गए, सॉरी, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा केवल x और यहाँ पे बचेगा 13। यहाँ पर हम माइनस का 11 कॉमन लेंगे, माइनस का 11 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा, जब माइनस बाहर ले लेंगे तो ब्रैकेट में प्लस का बचेगा। और इसी प्रकार से यहाँ पर प्लस का 11 का 43 143 में भाग देंगे तो आएगा 13 बराबर 0। अब पूरे समीकरण में से हम किसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 13 को, x माइनस 11 बराबर 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे, एक बार इसको 0 के बराबर रखेंगे तो x के हमें कितने मान प्राप्त होंगे, 2। ये उधर जाएगा तो किस में आएगा, तो x बराबर ये हो जाएगा -13 और ये हो जाएगा x बराबर प्लस का 11। हमें धनात्मक पूर्णांक याद करने हैं तो ये तो हो नहीं सकती, धनात्मक पूछा गया है तो ये तो हो नहीं सकती, x बराबर 11 ये वाली वैल्यू सही है। तो एक तो धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा x बराबर 11 और दूसरा हमें निकालना है, दूसरा धनात्मक पूर्णांक हो जाएगा, पहला हो जाएगा पहला 11 और दूसरा हो जाएगा x प्लस 2 बराबर 11 प्लस 2 जोड़ेंगे तो 13। तो हमारे ये आंसर हो जाएगा दूसरा धनात्मक पूर्णांक। आप परीक्षा में पूरा लिखना, पहला विषम धनात्मक पूर्णांक 11, दूसरा विषम धनात्मक पूर्णांक 13, आप पूरा लिखना, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22 का ख। सिद्ध कीजिए दो सकेंद्रीय वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा को छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। यानी कह रहा है जो कोई बड़ा वृत्त है उसमें एक छोटा वृत्त बनाया गया है, छोटा वृत्त, इसकी जो जीवा है जिस वृत्त पर छोटे वृत्त को स्पर्श करती है वो दोनों भागों को बराबर भागों में बांटती है। इस जीवा को दोनों को, ये बिंदु जिस बिंदु पर ये छोटे वृत्त को स्पर्श करती है दोनों को बराबर भागों में, इस जीवा को बराबर भागों में बांटती है। तो आइए देखते हैं, मान लो हमारा कोई सकेंद्रीय मतलब एक ही, तो ये दोनों वृत्तों का जो हमारा केंद्र है संकेंद्रीय कहा गया है, तो दोनों वृत्तों का केंद्र एक ही होगा। तो यहाँ से हम इस पर एक लंब डालेंगे, माना कि ये P बिंदु पर हमारे टच करती है छोटे वृत्त को, ये कोई जीवा है A और B। तो आइए देखो दिया क्या गया है, तो सबसे पहले इसको हल करने के लिए सिद्ध करना है। तो सबसे पहले लिखते हैं दिया है O केंद्र वाले संकेंद्रीय वृत्त में बड़े वृत्त की जीवा AB छोटे वृत्त को बिंदु P पर स्पर्श करती है, स्पर्श करती है। अब रचना में लिखेंगे, रचना
रचना में लिखेंगे ओ ए तथा ओ बी को मिलाया, ओ ए तथा ओ बी को मिलाया। अब लिखेंगे त्रिभुज AOP तथा BOP में, ये भाई ये वाली भुजा इसके बराबर सिद्ध करनी है, तो हमें दोनों त्रिभुज मिल गए। अब तो हम इनमें कंपैरिजन करेंगे, सिद्ध करेंगे। ये वाला कोण स्पर्श बिंदु पर वृत्त की, ये वृत्त की त्रिज्या है, स्पर्श बिंदु ये है, तो स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। तो अब हम लेंगे त्रिभुज AOP, त्रिभुज AOP तथा त्रिभुज BOP। देखिए त्रिभुज AOP तथा BOP में हमें सिद्ध करना है दोनों को कि मतलब ये सर्वांगसम है। तो सबसे पहले देखें सिद्ध करने के लिए, अब देखिए यहाँ पर ये वाली यहाँ से लेकर AO और BO क्या है? बड़े वृत्त की त्रिज्याएं हैं। तो ये कैसी होंगी? बराबर, चाहे यहाँ पे ले लो चाहे यहाँ पे ले लो, वृत्त सेंटर तो एक ही है। तो यहाँ पे लिखेंगे AO बराबर OB, और यहाँ पे लिख देंगे बड़े वृत्त की त्रिज्याएं, त्रिज्या, बड़े वृत्त की त्रिज्या। अब दूसरा संबंध निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे कोण, अभी पहले कोण की बात हम करेंगे। पहले ये देखिए दोनों त्रिभुजों में ये कैसी भुजा है? उभयनिष्ठ भुजा है। तो दोनों त्रिभुजों में ये कैसी होगी? बराबर। तो सबसे पहले लिख देंगे OP बराबर OP, यहाँ पे लिख देंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब तीसरा संबंध देखिए, ये वाला इधर का 90 है तो इधर भी 90 बनेगा। दोनों तरफ जो लंब होता है, या कह सकते हैं जो वृत्त के केंद्र से स्पर्श बिंदु पर खींची जाने वाली रेखा स्पर्श रेखा पर 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो यहाँ पे लिख देंगे कोण OPA बराबर कोण OPB, तो कोण OPA बराबर कोण OPB। तो इसलिए जो हमारा त्रिभुज होगा, त्रिभुज AOP सर्वांगसम होगा त्रिभुज BOP के। तो इसलिए अतः करस्पॉन्डिंग पार्ट्स एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स नियम से मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, जो मतलब संगत पार्ट्स होते हैं इसके, जो त्रिभुज के जो सर्वांगसम त्रिभुज होता है, सभी एंगल और सभी भुजाएं बराबर होती हैं। सर्वांगसम त्रिभुज के मतलब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, सर्वांगसम त्रिभुज के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, संगत पार्ट्स मतलब संगत भाग सब बराबर होते हैं। तो इसलिए AP बराबर BP, यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए,
चित्र में यदि एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी हो तो सिद्ध कीजिए ए एम बटे बी एम बराबर ए एन बटे डी एन। तो इसमें हमें थेल्स प्रमेय लगानी है। सबसे पहले देखिए दिया क्या गया है। एल एम समांतर एल एम मतलब इसके समांतर में सी बी ये वाली भुजा है, और दूसरा बताया गया है एल एन समांतर सी डी, एल एन समांतर सी डी। तो ये हमारा एक त्रिभुज है ये वाला, और दूसरा ऊपर वाला। तो ये जब हम इसको ऐसा लिखेंगे, ऐसा बनाएंगे, ए ये वाला बिंदु सी, ये वाला बिंदु डी, और यहाँ पे ये वाली रेखा है, ये एल बिंदु है, ये एन। जब इसके समांतर ये वाली भुजा है तो ये वाली भुजा का अनुपात ये वाली भुजा का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से। तो यही थेल्स प्रमेय हम लगाएंगे। चलिए आइए देखते कैसे करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे दिया है एल एम समांतर सी बी और एल एन समांतर सी डी। अब थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय से अभी लिख लेंगे, पिछले क्वेश्चन में लिखा नहीं था। थेल्स सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है देख लीजिए। यहाँ पर एक बात और लिखनी थी, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी लिख दें सिद्ध करना है। AP बराबर BP ये सिद्ध करना था। मैंने बता तो दिया था लेकिन लिखा नहीं था। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन फिर भी आपका आंसर नहीं लिखेंगे तब भी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में आपने सिद्ध तो कर ही दिया है। तो यहाँ पे लिख भी देंगे सिद्ध करना है AM अपॉन BM बराबर AN अपॉन DN। अब देखिए यहाँ पर थेल्स प्रमेय से पहले त्रिभुज एक ले लीजिए, उसके बाद त्रिभुज ACB में AB सीधा सीधा लिखेंगे, ABC में थेल्स प्रमेय से ABC में थेल्स प्रमेय से। तो यहाँ पे जब ये वाली भुजा इसके समांतर तो इसका अनुपात और इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AM अपॉन BM बराबर AL अपॉन CL। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। दूसरा देखिए, अब दूसरे त्रिभुज में देखिए, दूसरे त्रिभुज में भी थेल्स प्रमेय लगाएंगे। त्रिभुज ACD में थेल्स प्रमेय से AN अपॉन AD, भाई ये वाली भुजा समांतर है तो इसका अनुपात और इसका अनुपात बराबर होगा। AN अपॉन AD बराबर AL अपॉन CL। ये समीकरण हमारा 2 हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब देखिए पहले समीकरण में AL अपॉन CL, तो दोनों समीकरणों को हम बराबर रख सकते हैं। इसकी जगह पे ये रख देंगे तो लिख देंगे समीकरण एक से इसका मान यहाँ पर रख देंगे। तो AM बराबर AM अपॉन BM बराबर
ए एन अपॉन ए डी। अब देखो सिद्ध क्या करना था, यही तो सिद्ध करना था भाई, ए एम अपॉन बी एम बताओ ए एन अपॉन ए डी। हाँ कहाँ पे गलत हुआ है भाई। हम्म, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए एन अपॉन ए डी, ए एन अपॉन ए डी लिख दिया है, यहाँ पे होगा डी एन, ए एन अपॉन डी एन। तो यहाँ पर भी जब इसके बराबर में लिखेंगे तो ए एन अपॉन डी एन ही होगा, डी और एन। तो हमारा सिद्ध हो गया, हैंस प्रूव। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले हम इसके शून्य ज्ञात करेंगे इस समीकरण के। तो समीकरण को लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 बराबर 0। तो इसके 10 के ऐसे गुणनखंड कीजिए इसका अंतर या जोड़ 7 आना चाहिए। तो इसके जब हम गुणनखंड करेंगे तो आएगा निकल के 10 के 5 प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। 5 और 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा 10। अब यहाँ से x को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x और यहाँ पे बचेगा प्लस, इसमें यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x प्लस 5। वही 2x, यहाँ पे 2x हो जाएगा, 2×5 = 10, वही चीज़ वापस लौट आएगी। तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी किया है। तो यहाँ से पूरे समीकरण में से x प्लस 5 कॉमन ले लेंगे और तो हमारा बचेगा x प्लस 2। अब यहाँ से दोनों प्लस में हैं तो दोनों आंसर हमारे किस में आएंगे, माइनस में। तो x का एक मान हो जाएगा -5 और दूसरा मान हो जाएगा x बराबर -2। तो हमारे शून्य ज्ञात हो गए, शून्य -5 -2। एक तो आंसर ये हो गया हमारा। अब कह रहा है शून्यकों की तथा गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। तो जांच करके दिखानी है शून्यकों की जांच। तो जांच करने के लिए समीकरण में से सबसे पहले निकालेंगे अल्फ़ा बीटा हमें मालूम होना चाहिए। तो अल्फ़ा बीटा वही हो जाएगा। तो सबसे पहले अल्फ़ा का मान हो जाएगा -5, जो हमारा x का मान शून्य निकल के आए हैं उनमें से, और बीटा हो जाएगा -2। अब हमें चाहिए वैल्यू, एक की वैल्यू चाहिए, तो a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू हो जाएगी समीकरण से 7 और c की वैल्यू हो जाएगी 10। तो शून्यकों की जांच के लिए सबसे पहले अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होना चाहिए, -b/a, इसके बराबर ये होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है -5 और माइनस बीटा की वैल्यू है -+- 2 और -b की वैल्यू क्या है 7 और a की वैल्यू क्या है 1। तो इन दोनों को जोड़ेंगे, माइनस माइनस के साथ बराबर 7। ये तो हमारा सत्य हो गया शून्य की। अब गुणांकों की जांच कर लीजिए। गुणांकों की जांच, तो अल्फा इंटू बीटा का योगफल कितना होना चाहिए, c/a, इसके बराबर होना चाहिए। तो अल्फ़ा का मान हमने निकाल लिया था, शून्य निकाल लिए थे। तो -5 × -2 बराबर c का मान है 10 अपॉन a का मान है
वन, ए का मान वन, माइनस माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, और 5 दूनी 10 बराबर 10। तो ये हमने जांच भी करके दिखा दी। चलो ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित बारंबारता सारणी से माध्यम ज्ञात कीजिए। माध्यम नहीं, माध्यक, माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक निकालने का हमारा सूत्र क्या होता है? माध्यक बराबर L प्लस लोअर वैल्यू वर्ग अंतराल की प्लस n/2 माइनस सी एफ संचयी बारंबारता अपॉन f। तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमें सबसे पहले सारणी बनानी होगी, तो हम सारणी बना लेते हैं। सारणी बना ली। अब देखिए, अब देखो बारंबारता जैसी उसमें दी गई थी वैसी मैंने लिख ली है। अब यहाँ पे संचयी बारंबारता हमें निकालनी होगी। संचयी बारंबारता के लिए इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, इसमें इसको जोड़ देते हैं, संचयी बारंबारता हमारी निकल के आ जाती है। तो दो में कुछ जोड़ेंगे नहीं, दो को ऐसे ही लिख देंगे, और दो में नीचे वाले को जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 6 आएगा, है ना। इसी प्रकार 6 में इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 6 और 7 13 होते हैं। इसी प्रकार इसको इसमें जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 16, और इसी प्रकार इसमें जोड़ेंगे तो निकल के आएगा 18। तो यहाँ से हमें n/2 का मान निकालेंगे। n/2 यानी कि n हमारे कितने आए? 18। तो n/2 का सबसे पहले मान निकालेंगे माध्य निकालने के लिए। तो n/2 बराबर 18/2। तो n/2 का मान आ जाएगा 9। क्या आएगा? 9। अब n/2 CF क्या होगी? 9 आया, तो 9 के बाद वाला माध्यक वर्ग कौन सा होगा? 9 के जस्ट बाद वाला, मतलब 9 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है? 9 से ठीक बड़ी संख्या ये 13 होगी। 9 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी होगी? 13। 16 नहीं हो सकती। 9 से ये छोटी है। 9 से ठीक बड़ी कौन सी है? ये। तो यही हमारा माध्यक वर्ग हो जाएगा। माध्यक वर्ग कौन सा हो जाएगा? 20 से 30 वाला। तो L का मान ये वाला हो जाएगा। लोअर वैल्यू निम्न सीमा क्या है? 20। तो ये हमारी L का मान हो जाएगा। L का मान कितना होगा? 20। और F फ्रीक्वेंसी कौन सी होगी? माध्यक वर्ग कौन सा निकल के आया? 13 वाला। तो 13 ही वाली हमारी फ्रीक्वेंसी होगी F। तो इस प्रकार हम सूत्र में मान रख देंगे। तो माध्यक बराबर, और CF का मान रह गया, तो जो हमारा माध्यक वर्ग होता है उसके जस्ट पहले वाली संचयी बारंबारता ली जाती है। यानी कि माध्यक वर्ग निकल के आया 20 से 30, उससे पहले वाली जो संचयी बारंबारता होगी, उससे पहले कॉलम वाली जो संचयी बारंबारता होगी, वही हमारा CF का मान होता है। तो ये हमारा CF हो जाएगा। तो L का मान है 20 इंटू यहाँ पे H और होता है, मतलब वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल कितना है? 10। 0 में से 10 घटाएंगे या 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 बचेगा, तो वर्ग अंतराल होता है। नेक्स्ट देखिए, n/2 का मान 9 निकल के आया, माइनस CF का मान 6 निकल के आया, अपॉन फ्रीक्वेंसी निकल के आई है 7, इंटू H का मान है 10। तो इसको हल कर देंगे। 20, 9 में से 6 गए, 3 बचेगा, 3/7 इंटू 10। 10 3 30 हो जाएगा। 20 प्लस 30/7, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 140 प्लस 30/7, इसको जोड़ेंगे तो 170/7, इसका भाग लगाएंगे। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 बचेंगे 3, 7 चौको 28, 7 चौको 28 बचेंगे 2, तो 7 दूनी 14, फिर बचेंगे 6 और 7 56, तो 24.28 हमारा आंसर हो जाएगा। तो माध्यक कितना निकल के आएगा? 24.28।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक थैले में 5 लाल गेंदें और कुछ नीली गेंदें, यदि थैले में से नीली गेंद निकालने की प्रायिकता लाल गेंद प्रायिकता निकालने से 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंदों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 लाल गेंदें, सबसे पहले मान लेते हैं, माना नीली गेंदें बराबर x, और लाल गेंदें हमें दी गई हैं, लाल गेंदें बराबर 5। तो यदि थैले में से नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता लाल गेंद प्रायिकता निकालने की 2 गुनी है, तो थैले में नीली गेंद निकालने की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता निकालेंगे, तो P रेड बराबर हो जाएगा, तो लाल गेंदें कितनी है 5, और कुल गेंदें कितनी हो जाएंगी, दोनों को जोड़ेंगे x प्लस नीली और काली गेंदों को जोड़ेंगे, नीली गेंदें हमने मान ली थी x, तो P रेड बराबर हो जाएगा 5 अपॉन x प्लस 5। तो अब इसी प्रकार से ये हमारा समीकरण 1 हो जाएगा। अब लाल गेंदें निकालने की प्रायिकता निकाल ली, अब तो नीली गेंदें निकालने की प्रायिकता P बिलू, नीली गेंदें हमारी कितनी है x बटे कुल गेंदें कितनी है x प्लस 5 2। प्रश्नानुसार PB बराबर PR, इसमें 2 का गुणा करेंगे जब भी तो बराबर होंगे। तो PB का मान कितना निकला था x अपॉन x प्लस 5 बराबर PR का मान निकला है 5 बटे x प्लस 5 गुणा 2, ये नीचे बटे में दोनों कट जाएंगे, तो x बराबर 10 निकल के आएगा, 5 दूनी 10। तो हमारी नीली गेंदें हो जाएंगी 10, नीली गेंदें बराबर 10, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 वर्गों के क्षेत्रफलों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर हो तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। मान लो कोई हमारे 2 वर्ग हैं, एक पहला वर्ग ये है और दूसरा वर्ग ये है, तो इनके क्षेत्रफलों का योगफल कितना है, तो हम पहले वर्ग की भुजा मान लेते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं पहले वर्ग की भुजा बराबर माना x, इसकी x, और दूसरे वर्ग की भुजा मान लेते हैं y, दूसरे वर्ग की भुजा बराबर y। अब कह रहा है इनके वर्गों के क्षेत्रफलों का योग, तो मतलब दोनों के क्षेत्रफल जो होगा उसका योग 157 सेंटीमीटर है। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, प्रश्नानुसार सबसे पहले लिखेंगे, प्रश्नानुसार वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। तो इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल और उस वाले वर्ग का क्षेत्रफल का वर्ग जब भुजा का वर्ग करेंगे तो वो क्षेत्रफल निकल आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये इस वाले वर्ग का क्षेत्रफल हो गया एक्स स्क्वायर भुजा का वर्ग, और ये दूसरे वाले का हो गया, तो दोनों का योगफल 157 मीटर स्क्वायर है। मीटर स्क्वायर यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं है, 157
मीटर स्क्वायर। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब दूसरा समीकरण, यदि इनके परिमापों का योगफल 68 मीटर स्क्वायर हो तो परिमापों का योगफल, ये तो क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल का योग है, और दूसरा होता है परिमाप। परिमाप क्या होता है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। ये हमारा परिमापों का क्षेत्रफल, वो परिमाप का मान कितना दिया गया, ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। अभी इसको हल कर लेते हैं। और तो इसमें 4 का भाग लगा देंगे सबसे पहले। x प्लस वाई बराबर 4 का भाग लगाएंगे, यहाँ से 4 गायब हो जाएगा, यहाँ से भी 4 गायब हो जाएगा, 4 एकम 4 बचेगा 2, 4 सत्तो 28। ये समीकरण 2 हो जाएगा। इसको हल सरल कर लेंगे थोड़ा, तो ये हमारा समीकरण 2 हो जाएगा। समीकरण 2 का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर समीकरण जब 2 का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई का वर्ग बराबर 17 का वर्ग कितना होता है, पहले लिख लो 17 का वर्ग। अब इधर देखिए, x प्लस वाई का वर्ग करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy बराबर 17 का वर्ग होता है 289। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना दिया गया क्षेत्रफल के हिसाब से, देखो ये 157 प्लस 2xy बराबर 289। 2xy बराबर 289 माइनस, ये प्लस में इस तरफ उस तरफ माइनस में जाएंगे, x प्लस वाई 2 इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू वाई बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 9 में से 9 जाएगा 0, सॉरी ये 157 है, यहाँ से 157 उधर ले जाएंगे तो 2xy बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे तो यहाँ पे बचेगा 2, और 5 में से 8 3, और यहाँ पर 132। अब इसको जब 2 से इसको काटेंगे तो 2 छिंग 12 और 2 छिंग 12, x इंटू वाई बराबर 66 आएगा। अब x इंटू वाई 66 आया है 666। अब इसको समीकरण, अभी रुक जाओ, अब समीकरण x इंटू वाई आया तो इसको हम लिख सकते हैं y बराबर 66 अपॉन x, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो इसका जो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में नहीं, सॉरी 2 में, ये वाले समीकरण में, समीकरण 2 में रखने पर, जब y का मान समीकरण 2 में रखेंगे तो x प्लस, और y की जगह पे लिख लेंगे 66 बटे x बराबर 17। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 66 अपॉन एक्स बराबर 17, और इसको और हल करेंगे तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 66 बराबर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एक्स है उधर जाएगा तो 17x हो जाए, 17x हो जाएगा। और 17x को इस तरफ लाएंगे, x वाली वैल्यू सभी को इस तरफ लाएंगे तो इधर हो जाएगा -17x प्लस 66 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे 66 के तो हमें 17 प्राप्त होना चाहिए, तो 11 छिंगा 66, एक्स स्क्वायर माइनस 11 और -11x माइनस 6x
प्लस 66 बराबर 0। अब इधर देखिए, इस वाले खंड में से x कॉमन लेंगे और इस वाले खंड में से 6 कॉमन लेंगे। तो इस वाले खंड में से 6 x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 11। दूसरे वाले खंड में से माइनस का 6 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस, यहाँ पे प्लस है, जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस बचेगा, ठीक है, 11 बराबर 0। पूरे में से x माइनस 11 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। अब यहाँ पर एक x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर ये माइनस में, माइनस को जब 0 सामने रखेंगे तो एक x की वैल्यू निकल के आएगी 11 और दूसरे x की वैल्यू निकल के आएगी 6। तो यही हमारे वर्गों की भुजाएं हो जाएंगी। या तो यहाँ से यही मान लो, या फिर समीकरण एक में या तो इस वाले x की वैल्यू रख दो या उस वाले x की वैल्यू रख दो। समीकरण एक से तो ये दोनों भुजाएं, दोनों चतुर्भुजों की वो क्या नाम, वर्गों की भुजाएं आ जाएंगी। तो यहाँ पर समीकरण दो से या तो इस वाली x का मान रख दो या इस वाले x का मान रख दो, तो एक दूसरे की भुजा समीकरण दो से लिख देंगे डायरेक्ट, समान ही मान आएगा। चाहे इसमें से 11 में से यहाँ पे जब, यहाँ पर जब समीकरण दो में जब हम x का मान 11 रखेंगे तो उधर जाएगा तो कितना बचेगा 6, और जब उस वाले x बराबर 6 का मान रखेंगे तो 6 तब यहाँ पे आएगा 11, तो बात एक ही है। तो आंसर में लिख देंगे पहले वर्ग की भुजा बराबर 11 और दूसरे वर्ग की भुजा बराबर 6 मीटर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक नाव की गति शांत जल में 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है, धारा की चाल। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, माना धारा की चाल बराबर x किलोमीटर पर हावर, और नाव की चाल कितनी दी गई है, शांत जल में नाव की चाल कितनी दी गई है, नाव की चाल दी गई है 18 किलोमीटर पर हावर। वह 24 किलोमीटर धारा के विरुद्ध, तो दूरी कितनी दी गई है, दूरी बराबर 24 किलोमीटर। अब धारा के विरुद्ध, तो सबसे पहले देखेंगे धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होगी। धारा के विरुद्ध नाव की चाल, धारा के विरुद्ध नाव की चाल, जो धारा की चाल होगी उसको घटा देंगे। जैसे नाव की चाल मान लो 18 किलोमीटर है, तो धारा के विरुद्ध जाएगी तो उसे समय ज़्यादा लगेगा, तो समय ज़्यादा लगेगा तो चाल भी तो कम होगी, तभी तो समय ज़्यादा लगेगा। तो चाल जो हमने चाल मानी है वो नाव की चाल में से घटा देंगे, यानी कि नाव की चाल कितनी है 18, तो धारा के विरुद्ध जाने में उसकी चाल कम हो जाएगी। कितनी चाल कम हो जाएगी, जितनी धारा की चाल होगी। तो धारा की चाल हमने मानी है x, तो धारा के विरुद्ध नाव की चाल हो जाएगी 18 माइनस x। तो उसको समय कितना लगेगा, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है
किलोमीटर लिख लेंगे पहले, दूरी बटे चाल। तो दूरी है 24 किलोमीटर और चाल कितनी हो जाएगी, धारा के विरुद्ध अभी निकाली, 18 माइनस एक्स। तो यहाँ पे इस वाले समय को मान लेते हैं t1। तो t1 हमारा निकल के आया 24 बटे 18 माइनस एक्स। धारा के विरुद्ध नाव की चाल। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, और धारा की दिशा में, तो धारा की दिशा में नाव की चाल ज्ञात करते हैं और उसका समय ज्ञात करते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल घटेगी या बढ़ेगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि धारा की चाल उसमें जुड़ जाएगी। तो धारा की दिशा में नाव की चाल हो जाएगी 18 प्लस एक्स। तो समय कितना लगेगा, इस वाले समय को हम मान लेते हैं t2। तो समय लगेगा हमें, दूरी कितनी है 24, भाई दूरी चाहे वापस आए चाहे जाए, दूरी तो 24 किलोमीटर ही दी गई है, दूरी में थोड़ी कोई अंतर दिया गया है। तो दूरी 24 किलोमीटर और चाल है हमारी 18 प्लस एक्स। भाई समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा, ये हमारा समीकरण सेकंड, समीकरण नंबर 2। अब कह रहा है, प्रश्न पढ़िए, धारा के विरुद्ध जाने में और 24 किलोमीटर धारा की दिशा में आने पर 1 घंटा अधिक समय लेती है। तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। समय कितना लेती है, t1 माइनस t2 बराबर 1 घंटा अधिक समय लेती है। मतलब धारा के विरुद्ध जाने में ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए t1 को आगे रखेंगे। मतलब समय जो विरुद्ध जाएगा तो वो समय ज़्यादा लगेगा, इसलिए विरुद्ध वाले में से धारा की दिशा में आने वाले को घटा देंगे। तो t1 हमारा निकल के आया था 24 बटे 18 माइनस एक्स माइनस t2 का मान निकल के आया था 24 बटे 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब इसको हल करेंगे, 24 को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 1/18 माइनस एक्स माइनस 1/18 प्लस एक्स बराबर 1। यहाँ पे 24 हमने कॉमन ले लिया है। अब इसको हल करेंगे, 24 गुणा ये 18 प्लस एक्स इस तरफ आ जाएंगे, 18 प्लस एक्स माइनस ये वाले 18 माइनस एक्स इस तरफ जाएंगे, बट्टे में 18 माइनस एक्स गुणा 18 प्लस एक्स बराबर 1। अब लिखेंगे 24, इसको लिख सकते हैं 18 प्लस एक्स, इसको ये 18 माइनस के हो जाएंगे और ये प्लस का x हो जाएगा। और इसको लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर एक ही जगह पे लिख सकते हैं, 18 माइनस बी स्क्वायर की जगह पे है x। तो ये हो गया। अब आगे देखिए, ये भाई सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वही तो यहाँ पे है, इसका एक्सपेंडेड रूप में लिखा है, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। चलो आगे देखिए, 24 गुणा, अब देखो यहाँ पर 18 माइनस 18 ये कट जाएंगे तो बचेगा ऊपर केवल 2x। 24 गुणा 2x, x और x मिलके बन जाएंगे 2x। 18 का वर्ग होता है 324 और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 1। इसका कैंची गुणा कर देंगे तो आएगा 24 दूनी 48। यहाँ पे इसका इसमें गुणा हो जाएगा 24 दूनी 48 और ये वाले उस तरफ चले जाएंगे, 324 माइनस एक्स स्क्वायर
इन सबको इस तरफ ले आएंगे तो इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और ये वाला 48x और -324 बराबर 0। 48x -324 इंटू 0। अब इसको हल करेंगे, इसके 324 के गुणनखंड निकालेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 54 माइनस 6x 324 -324 बराबर 0। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 54, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे माइनस के तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 54 बराबर 0। 54 तो इस पूरे में से x, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, पूरे ब्रैकेट में से हम x प्लस 54 कॉमन ले लेंगे। x प्लस 54 और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 6 बराबर 0। ये दूसरी तरफ देखो x प्लस 54 जो है 0 के बराबर रखेंगे तो माइनस में मान आएगा, तो चाल माइनस में तो होती नहीं है, तो हम इस वाली वैल्यू को लेंगे x माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर 6। तो हमारी x हमने क्या माना था, x माना था धारा की चाल और पूछा क्या गया है, धारा की चाल। तो धारा की चाल हो जाएगी, धारा की चाल बराबर 6 किलोमीटर पर घंटा। ये हमारा आंसर हो गया, नोट कर लें इसको। नेक्स्ट प्रश्न देखें। एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पेडेस्टल होता क्या है, जैसे मंदिर की स्थापना होती है उसके नीचे का जो बेस होता है ना, वही पेडेस्टल होता है। तो पेडेस्टल हमारा ये मान लेते हैं, ये हमारी भूमि है, ये हमारा पेडेस्टल है, इसके ऊपर 1.6 मीटर की ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से, मान लो यहाँ पर हमारा कोई बिंदु है, यहाँ से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कितना है, 60 डिग्री। और पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, यानी कि ये हमारा पेडेस्टल था, इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो हम, और पूछा पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो पेडेस्टल की ऊंचाई हम मान लेते हैं h और पेडेस्टल से बिंदु की दूरी मान लेते हैं x। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पेडेस्टल की ऊंचाई बराबर h और पेडेस्टल से बिंदु की दूरी बराबर x। अब यहाँ पे tan 60 का मान, tan 45 का पहले लगाएंगे, tan 45 डिग्री बराबर, tan का मान लगा देंगे भाई, हमें लंब भी मालूम है और आधार भी मालूम है, तो tan का मान लंब बटे आधार होता है। तो tan 45 बराबर लंब हमारा छोटे वाले त्रिभुज में लंब हो जाएगा h और आधार हो जाएगा x। tan 45 का मान होता है 1, तो h अपॉन x, तो x बराबर हो जाएगा h। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो गया। अब tan 60 का मान लगा दीजिए बड़े वाले त्रिभुज में, ये यहाँ से ये tan 60 का मान
tan 60 का मान लगाइए, tan 60 की वैल्यू लगाइए। tan 60 में हमारा लंब कितना हो जाएगा 1.6 और प्लस h, ये पूरी भाई पूरा लंब होगा ना इसमें, यहाँ से यहाँ तक, तो ये जुड़ जाएगी पूरी वैल्यू, पूरा मान यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी भाई h प्लस 1.6 ही तो हो जाएगी ये पूरी। तो यहाँ पे लगा देंगे लंब h प्लस 1.6 बटे आधार, आधार तो दोनों के लिए समान ही है तो x, और tan 60 का मान होता है √3 इंटू एक्स बराबर h प्लस 1.6। अब यहाँ x का मान कितना आया था h √3, यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से √3 इंटू h बराबर h प्लस 1.6। अब इधर देखिए, अब इसको हल कर देंगे, h वाले एक तरफ ले आएंगे, √3 √3 इंटू एच, और इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा h, ये वाला h इस तरफ प्लस का है, इस तरफ लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इधर बचेगा 1.6। अब h यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे ब्रैकेट में बचेगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। तो h बराबर 1.6 बटे √3 माइनस 1, नीचे दोनों ओर √3 माइनस 1 और √3 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। भाई कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, देखो √3 प्लस 1 काट देंगे तो वही तो मान आएगा, तो कर देंगे। अब यहाँ पे मान लगाएंगे, यहाँ पे ऐसे ही लिखा रहने देंगे, और ये √3 प्लस 1 ये लिखा रहेगा। अब ये a माइनस बी का हो, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, अभी तो बताया था, a प्लस बी ब्रैकेट में a माइनस बी, भाई वही तो लिखा है, ये a मान लो और बीच में माइनस का चिन्ह, दूसरे में प्लस का चिन्ह, तो ये हो जाएगा हमारा √3 का वर्ग माइनस 1 का वर्ग। अब इसको हल करेंगे, 1.6 √3 प्लस 1, और यहाँ पे अंडर रूट हट जाएगा 3 और 1 का 1 होता है, नीचे आएगा 2, 1.6 ब्रैकेट में √3 प्लस 1, यहाँ पे बचेगा 2, 2 से इसको काटेंगे तो हमारा आंसर निकल गया है 0.8 √3 प्लस 1, यही हमारा आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर, तो हम कोई सड़क बना लेते हैं 80 मीटर चौड़ी, ये हमारी 80 मीटर चौड़ी सड़क है। सड़क की टोटल लंबाई कितनी है 80 मीटर, 80 मीटर। दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के दो खंबे लगे हुए हैं, मान लो दो कोई खंबे हैं, दोनों की ऊंचाई कितनी है बराबर है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंबे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 डिग्री हैं, यानी कि सड़क के बीच में कोई बिंदु है जहां से दोनों खंभों के उन्नयन कोण 60 और 30 डिग्री हैं। तो मान लो यहाँ पे कोई बिंदु है, यहाँ से पहले खंबे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और दूसरे खंबे का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री।
तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो भाई खंभे की ऊंचाई, दोनों खंभे बराबर हैं तो खंभे की ऊंचाई मान लेते हैं h, तो इस वाले खंभे की भी हो जाएगी h, क्योंकि खंभों की ऊंचाई कैसी है, बराबर समान है। और यहाँ से बिंदु की दूरी मान लेते हैं x, तो बची हुई दूरी कितनी हो जाएगी, कुल दूरी में से घटा देंगे 80 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की दूरी x इतनी हो जाएगी, ये वाली x मान लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे माना खंबे की माना खंबे की ऊंचाई बराबर h, खंबे से बिंदु की दूरी बराबर x, तो दूसरे खंबे से तो 80 माइनस एक्स हो जाएगी, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब लगाइए, अब इस वाले त्रिभुज में हम tan 60 का मान लगा देंगे। tan 60 बराबर h अपॉन लंब बटे आधार x। tan 60 का मान होता है √3 x, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे ये आएगा, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे तो h अपॉन √3, ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। अब दूसरा tan 30, दूसरा कोण कितना दिया गया, तो tan 30 का मान निकालेंगे, tan 30 की वैल्यू लगा देंगे, तो लंब हमारा तो वही होगा h, और आधार हो जाएगा 80 माइनस x। tan 30 का मान होता है 1/√3, क्या होता है 1/√3 h अपॉन 80 माइनस x। आगे देखिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहाँ पे आएगा 80 माइनस x, यहाँ पे हो जाएगा √3 इंटू h। x का मान निकाला था हमने, क्या आया था, समीकरण 1 से 80 माइनस x का मान निकाला था h अपॉन √3 बराबर √3 h। h वाले एक तरफ कर लेंगे, तो 80 बराबर √3 h माइनस का है तो इधर प्लस का हो जाएगा h अपॉन √3, तो यहाँ से हम h कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट में बचेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ पे 80 है, इसको हल करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 प्लस 1 अपॉन √3, यहाँ पे h और होगी। अब देखिए आगे, ऊपर हो जाएगा 4, 80 बराबर h, यहाँ पे हो जाएगा 4 बटे √3। अब इसको इस तरफ ले जाएंगे, भाई √3 यहाँ पे भाग में है, इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, तो h बराबर 80 गुणा √3 अपॉन 4, 4 का इसमें भाग देंगे, 4 दूनी 8 और 0 का 0, तो हमारा h का मान आएगा 20/√3, यही हमारे खंबे की ऊंचाई हो जाएगी। आंसर।
नेक्स्ट प्रश्न देखिए। एक जूस बेचने वाला अपने ग्राहकों को दी गई आकृति में दर्शाए गए गिलासों से जूस देता था। बेलनाकार गिलास का आंतरिक व्यास 5 सेंटीमीटर था, परंतु गिलास के निचले आधार तली में एक उभरा हुआ अर्धगोला था, जिससे गिलासों की धारता कम हो जाती थी। यदि गिलास की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर थी तो गिलास की आभासी धारता एवं वास्तविक धारता ज्ञात कीजिए। देखो चित्र में दिखाया गया है, इसका व्यास 5 सेंटीमीटर था, तो हमारी त्रिज्या कितनी हो जाएगी ये वाले, यहाँ से यहाँ तक। तो सबसे पहले लिखेंगे त्रिज्या r बराबर 5/2 बराबर 2.5, 2.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। r बराबर 2.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे सबसे पहले, और ये देखो यहाँ पर जो नीचे गोला है इसकी भी तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 2.5 सेंटीमीटर। क्यों, ये अर्ध गोला है, गोला भाई ऐसा ही तो बना है, ये जितनी ये होगी उतनी ही ये होगी, तो ये हमने निकाल ली है कितनी, 2.5, तो ये भी 2.5। जब इसको घुमाएंगे तो ये भी तो त्रिज्या ही होगी, नीचे अर्धगोला था, लिखा तो था अर्धगोला, ठीक है। तो अब आभासी धारता निकालनी है सबसे पहले। तो आभासी धारता का फार्मूला क्या होता है, आभासी धारिता आभासी धारिता कितनी हो जाएगी, तो बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। भाई इधर देखिए, आभासी धारिता बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान रखेंगे 22/7, आर का मान रखेंगे 2.5 गुणा 2.5, एच का मान रखेंगे 10। अब इसको हल करेंगे तो दशमलव हटाएंगे नीचे आएगा 10, यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे आएगा 10, इस वाले 10 से ये कट जाएगा, और ये 25, 5×25 और 5 दूनी 10, और 2 से ये कट जाएगा, तो 11, तो ऊपर बचेगा 11 गुणा 5 गुणा 2.25, और नीचे बचेगा 7। इनका सबका गुणा करेंगे, 25 पंचे 125 गुणा 11 गुणा 125/7। अब 11 का इसमें गुणा करेंगे, 11 पंचे 55, 5 11 दूनी 22 और 5 27, 2 11 एकम 11, 1375/7। 7 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो आंसर आएगा 7 एकम 7, बचेंगे 6, 6 और 7 67 हो जाएंगे, तो 7 9 63 में, और ये बचेंगे 4, तो 7 6 42, बचेंगे 3, 7 चौको 28, बचेंगे 2, तो 7 दूनी 14, 196.42, ये हमारा बेलन का आभासी धारता हो जाएगी, यानी कि बेलन का आयतन हो जाएगा। आभासी धारिता या फिर बेलन का आयतन एक ही बात है, ये बेलन के आयतन का ही तो सूत्र था,
वाई आर स्क्वायर एच। तो ये हमारी आभासी धारिता निकल के आ गई। अब देखिए वास्तविक धारिता, वास्तविक धारिता। तो वास्तविक धारिता कितनी हो जाएगी? आभासीय धारिता माइनस नीचे जो गोला बना है उसको घटा देंगे। तो अर्धगोला बना है ना, तो अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू, यही तो होता है। पूरे गोले का 4/3 पाई आर क्यू। तो आभासी धारिता तो हमने निकाल ली थी 196.42 माइनस 2/3 गुणा 22/7 गुणा 2.5 गुणा 2.5 गुणा 2.5। इसको हल करेंगे, नीचे 10 आएगा, इसको भी दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर 10 आएगा, इसका भी दशमलव बढ़ाएंगे तो 10 आएगा। पचम 25 पाँच दूनी 10, पचम 25 पाँच दूनी 10, पचम 25 पाँच दूनी 10। 5 गुणा 5 गुणा 5 और नीचे 2 गुणा 2। इस वाले 2 से ये चला जाएगा, इस वाले 2 से ये 11 आ जाएगा। और तो कुछ कट नहीं रहा है। चलो अब यहाँ से लिखते हैं 196.42 माइनस, ऊपर बचा 5 गुणा 3 बार करेंगे तो 125 आएगा। 125 का जब 11 में गुणा करेंगे, 125 का जब 11 में गुणा करेंगे तो आएगा 1375। और नीचे क्या क्या बचा है? 7 बचा है और 3 बचा, 7 3 21। अब 21 का इसमें भाग लगाएंगे, 196.42। 21 का जब इसमें भाग लगाएंगे तो 21 भाई कितने 64 तो आएगा 65.47। इसमें से इसको घटाएंगे तो बचेगा 130.94 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक धारिता हमारी हो जाएगी 130.94 सेंटीमीटर क्यूब। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एक आभासी धारिता और वास्तविक धारिता, ये दोनों हमारे आंसर हो जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके जाइए। यदि वीडियो में कोई कमी मिली हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।